तो क्या हाल है सभी के। तो सभी बच्चे आई होप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज कुछ एब्सेंट है बच्चे। ऑल वेल। तो बेटा मेरे हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 जो है वो शुरू किया हुआ है। यूनिट 3 हमारा चल रहा है। यूनिट का नाम क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में यूनिट 3 जब मैंने आपके लिए स्टार्ट किया था तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स का समय पर पहुंचाना या सेलर के पास बायर का प्राइस देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या ट्रांसफर करना होता है? ओनरशिप। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो ओनरशिप ट्रांसफर करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ओनरशिप ही निर्धारित करता है, फिक्स करता है कि भाई इस गुड्स से जुड़ा हुआ रिस्क जो है वो किसका है। अगर आपके पास कोई ऐसा गुड्स है जिसकी ओनरशिप आपके पास है और उस गुड्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो गुड्स खराब हो जाता है, चोरी हो जाता है, कोई डिफॉल्ट हो जाता है, तो उससे उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होगे क्योंकि आप लोग उस गुड्स के क्या हो? ओनर हो। यहां तक था। तो मैंने ये कहा था प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि रिस्क ऑफ द लॉस जो है वो किसके पास होता है? ओनर के पास। वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट एंड वेदर हैज बीन प्राइस हैज बीन पेड और नॉट। प्राइस पे हुआ या नहीं हुआ मैटर नहीं करता, डिलीवरी हुई या नहीं हुई मैटर नहीं करती। मैटर करता है क्या? ओनरशिप ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। बिकॉज सारा का सारा जो रिस्क है वो किस चीज पे बेस्ड होता है? ओनरशिप पे बेस्ड होता है। फिर बात होती है मेरी डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज। डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज का मतलब अगर गुड्स की डिलीवरी डिले हो गई बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईदर द बायर और सेलर, देन द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी एट। तो गुड्स पार्टी एट फॉल्ट के ऊपर आपका आएगा। ऑल वेल। फिर मैंने आपको बताया गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, तो डिपेंड करता है वो गुड्स जो है वो कौन सा गुड्स है। पहली बात, ओनरशिप तो सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स की ही ट्रांसफर हो सकती है। क्या फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? नहीं। तो फिर एग्जिस्टिंग गुड्स 3 तरीकों के होते हैं, याद है सबको? नाम बताओ। स्पेसिफिक गुड्स, एज सर्टेन गुड्स, अन एज सर्टेन गुड्स। तो अगर आप बात करते हो स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स की, तो ओनरशिप ट्रांसफर सेलर से बायर के पास तब होगी जब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में जो है लिखा हो, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस भी तरीके की हमारी टर्म्स होगी अकॉर्डिंगली हम लोग क्या ट्रांसफर कर देंगे? ओनरशिप। आपकी जो भी टर्म्स होगी टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। टर्म्स कुछ भी हो सकती है। हो सकता है सेलर ने बायर को बोला हो कि ओनरशिप मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे पूरी पेमेंट करोगे। बायर ने उस बात पे एग्री कर दिया, तो ये वाली टर्म हो गई। दूसरा, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज पे होती है। जैसे कभी तुम लोग कुछ परचेज करने जाओ तो वो सामान पैक कर देता है, तुम्हें कब देता है? उठा के छोले भटूरे लेने गए, उसने पैक कर दिए, ऐसे करा, तो वो एक ऐसे ऐसे भी करेगा, मतलब पैसा दे, पैसा दे और ये पकड़ छोला भटूरा। तो ये कंडक्ट है ये नॉर्मली। और फिर कभी कभी केस के सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड होता है। ये सब कुछ मैंने बता दिया था। और एक बात, गुड्स कौन से स्टेट में होना चाहिए? ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब आपका जो गुड्स है वो कौन से स्टेट में है? डिलीवरेबल स्टेट में है, तभी ओनरशिप ट्रांसफर करोगे, वरना नहीं होगे। ऑल वेल। अब डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है? डिलीवरेबल स्टेट मतलब एवरीथिंग जिसके लिए सेलर लाइबल होता है उसको आप बोलते हो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना। मतलब जैसे गुड्स का क्या कर लेना? वेट, मेजरमेंट, पैकिंग ऑफ गुड्स एंड बायर अब उस गुड्स को लेने के लिए क्या हो चुका है? लाइबल हो चुका है। बायर इज लाइबल टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैंने क्या बताया?
ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब दो सिचुएशन होती है। अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूं, आज का टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है। पहली सिचुएशन जब गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होगा, मतलब कभी भी अनएसर्टेन गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब वो गुड्स आप क्या कर लेते हो, स्पेसिफिक या एसर्टेन कर लेते हो। ऑल वेल। एंड दूसरी बात, वो गुड्स किस स्टेट में होना चाहिए? अब बेटा स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में जब आता है तो उसकी तीन अलग अलग सिचुएशन होती है। या तो इमीडिएटली वो डिलीवरेबल स्टेट में होता है, तुम आए, तुमने मांगा, मैंने दिया, खत्म। या बिकने के बाद, अरे यार, या बिकने के बाद उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर जो है वो लाया जाता है। जैसे लैपटॉप वाला याद करो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का। और एक एग्जांपल मैंने आपको दिया किस चीज का? कारपेट वाला। ऑल वेल, क्लियर है? कारपेट वाला तीसरा पॉइंट था। फिर हमने बात करी एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है एप्रोप्रिएशन का? यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट करोगे तो उसको कंप्लीट करने के लिए यूनिलेटरल प्रोसेस लगता है या बाइलेटरल? दोनों पार्टी करती है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट, तो वो एक बाइलेटरल प्रोसेस है। और जब आप इस बाइलेटरल प्रोसेस की बात करते हो तो ऐसी सिचुएशन में दोनों पार्टी सेलर और बायर उस बाइलेटरल प्रोसेस पर वर्क कर रही होती है, सेलर भी और बायर भी। इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो व्हाट डू यू मीन एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स? तो इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस, एक मिनट, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और एक बायलैटरल प्रोसेस है, ये भी हो गया था। और फिर अगला टॉपिक मैंने आप लोगों को कराया था कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है। तो अगर मैंने आपको कोई गुड्स अप्रूवल बेसिस पर बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो फिर सेलर बायर को ओनरशिप कब देगा? तो याद करो, आंसर था कि जब बायर ने विद इन फिक्स टाइम सेलर को अपना आंसर दे दिया, या बायर ने विद इन फिक्स टाइम सेलर को आंसर नहीं दिया, या बायर ने गुड्स के अंदर क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई डिफेक्ट कर दिया गुड्स में। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है जहां पर ओनरशिप जो है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसफर्ड हो जाएगी। ऑल वेल। फिर एक बात मैंने आपको शेयर करी, सेलर्स राइट टू डिस्पोजल। जब भी सेल होती है सेलर पर अधिकार होता है, सेलर के पास अधिकार होता है कि सेल को कंप्लीट करने के लिए सेलर जो है वो कुछ ना कुछ एक कंडीशन डाल देता है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड। डिस्पोजल मीन्स एक तरीके से मान लो डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो गुड्स की डिलीवरी का मेरे पास एक राइट है। राइट क्या हो सकता है? हो सकता है सेलर ये कंडीशन पुट कर दे कि देख भाई, मैं तेरे को गुड्स की डिलीवरी तभी दूंगा जब डिलीवरी देते वक्त तू मुझे मेरी पूरी पेमेंट दे देगा। दिस इज माई कंडीशन, दिस इज माई राइट टू डिस्पोजल ऑफ गुड्स। तो कई सेलर ये राइट का यूज करते हैं और कई सेलर इस राइट का यूज नहीं करते। बोलो ओके। जो यूज करता है वो सेलर तभी गुड्स की डिलीवरी और ओनरशिप ट्रांसफर तभी करेगा जब उसकी कंडीशन बायर मान रहा हो। क्लियर था? एंड देन मैंने आपको बताया रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। टॉपिक ये था कि हु बियर द रिस्क अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो बताओ आप सभी बच्चे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में रिस्क कौन बियर करता है? कौन करता है? ओनर बियर रिस्क करता है। ओनर रिस्क बियर करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। यू आर द ओनर, यू विल बियर द रिस्क, बट दिस इज जनरल कंसेप्ट। पढ़ा दिया था ये टॉपिक भी। जनरली ओनर ऑफ द गुड्स विल बियर द रिस्क, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या थे? जब स्पेशल एग्रीमेंट हुआ हो सेलर और बायर के बीच में। याद करो, आप में से किसी को मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप जो है सेलर के पास माल लेने गए, आप आउट ऑफ स्टेट से आए हो, आप सेलर के पास माल लेने गए
और आपने सेलर को ये कंडीशन दी कि भाई ये माल तो आपका ठीक है, लेकिन मैं इस माल की डिलीवरी लूंगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, मतलब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, उसके आगे मैं ले जाऊंगा। ये बात बायर ने कंडीशन रखी। सेलर ने माल भेज दिया, सेलर से ओनरशिप बायर के पास इमीडिएटली चली गई या नहीं? सेलर जब माल छोड़ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा है, रास्ते में माल चोरी हो जाता है, कौन लायबल होगा? सेलर। लेकिन ओनर कौन है? बायर। तो रूल इज सब्जेक्ट टू टू क्वालिफिकेशन। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, ये दूसरा वाला, ये मैंने आपको बताया, द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर एज बेली। और यहां पर दूसरा क्या था? डिफॉल्टर, रिस्क बॉर्न बाय डिफॉल्टर। क्लियर था? ये भी हो गया था। फिर बेटा ये टॉपिक कराकर मैंने आपको छोड़ा था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। क्या एक नॉन ओनर किसी भी गुड्स का टाइटल मतलब ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? क्या एक नॉन ओनर बायर को एक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? जनरली नहीं कर सकता। जनरली एक नॉन ओनर बायर को गुड्स की ट्रांसफर ओनरशिप नहीं कर सकता। जनरल कंसेप्ट, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुझे कैसे दे सकता हूं? तो याद करो, यहां एक बात करी थी मैंने, नेमो डेट क्योर्ड नॉन हैबिट। इसका मतलब क्या है? नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। मैं आपको वो चीज कभी दे ही नहीं सकता जो मेरे पास है ही नहीं। क्लियर है? बट ये जनरल कंसेप्ट है, इसके कई सारे एक्सेप्शंस हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जहां पर एक नॉन ओनर जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। ऑल वेल। तो सबसे पहली बात, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो मर्केंटाइल एजेंट कौन होते हैं मेरे बच्चे? मर्केंटाइल एजेंट, इनको कहते हैं हम लोग बिजनेस एजेंट। कौन से एजेंट? एक बिजनेस एजेंट जो है, एक बिजनेस एजेंट जो है वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इवन वो बिजनेस एजेंट जिस गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है, जिस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, वो खुद उसका ओनर ना हो तो भी, बट वो ऑथराइज्ड बंदा है। आपने देखे होंगे इतने सारे व्यापारी हैं बड़े बड़े, क्या वो हर जगह पर खुद ही प्रेजेंट रहते हैं? कोई भी व्यापारी हर जगह पर क्या खुद प्रेजेंट रहता है? नहीं रहता प्रेजेंट। तो फिर उसके द्वारा किए गए सारे काम वो खुद प्रेजेंट नहीं होता तो कैसे हो जाते? तो वो ऑथराइज करता है किसी और पर्सन को कि तुम एक काम करो, तुम मेरे इस गुड्स की ओनरशिप क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। बोलो ओके। तो उसको, आप जिसको मैं ऑथराइज कर रहा हूं वो बंदा कौन है? वो मर्केंटाइल एजेंट है। मर्केंटाइल मींस बिजनेस एजेंट। ऑल वेल है? देखो लिखा है, इस सेल में भी मर्केंटाइल एजेंट would pass a good title to the buyer in the following circumstances। पहली बात, उसके पास गुड्स और डॉक्यूमेंट की पोजीशन होनी चाहिए। मैं जो गुड्स की ओनरशिप आपको दे रहा हूं वो पोजीशन अभी मेरे पास होनी चाहिए। When acting in the ordinary course of business as a mercantile agent, मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मर्केंटाइल एजेंट हूं। जैसे मैं आपके बिहाफ पर आपकी कार को बेचने का नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मर्केंटाइल एजेंट हूं। मैं हमेशा से आपकी कार बेचता आया हूं आगे सेलर बायर को। तो मतलब आपने मेरे को क्या कर रखा है? नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑथराइज कर रखा है। तो मैं कार ही बेच सकता हूं या आपकी प्रॉपर्टी भी बेच सकता हूं? तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब ये होता है, जिस काम के लिए ऑथराइज किया हुआ है मैं वही काम आपके लिए कर सकता हूं। क्लैरिटी है? फिर ये कह रहा है, बायर हैज एक्टेड इन, बायर ने गुड फेथ में काम किया। जो बायर है, जो खरीदने वाला बंदा है, वो गुड फेथ में ले रहा है। गुड फेथ समझते हो क्या होता है? क्या होता है गुड फेथ? मतलब एक तरीके से बिलीफ पर, भरोसे पर, उसको आप क्या नाम देते हो? गुड फेथ। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या है? सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। तो एक मर्केंटाइल एजेंट, इवन वो मालिक नहीं है,
वो भी गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा पॉइंट है सेल बाय वन ऑफ द को ओनर ऑब्लिक जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स। बताओ जल्दी से, जॉइंट ओनर्स कौन होते हैं? किसी गुड्स के जॉइंट ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर नहीं होते। पार्टनर में तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है। जैसे ए बी और सी ने मिलकर एक कार खरीदी, या एक कार एबीसी को मिली जब उनके फादर की डेथ हो गई, तो उस कार के तीनों मालिक हैं। उन तीनों को आप क्या बोलते हो? को ओनर। या एक गुड्स के एक से ज्यादा मालिक, जिनको आप क्या नाम देते हो? जॉइंट ओनर। क्लैरिटी है यहां पर? तो कोई भी जॉइंट ओनर क्या किसी गुड्स को बेच सकता है? अकेला मालिक तो है नहीं, तो फिर वो कैसे बेच पाएगा? मैं एक जॉइंट ओनर हूं और मैं अकेला मालिक नहीं हूं, मेरे साथ ए भी है, मेरे साथ बी भी है, तो क्या मैं अकेले बेच सकता हूं? मैं नहीं बेच सकता। लेकिन हां, मैं बेच सकता हूं अगर मैंने उन सभी से परमिशन ले ली है और गुड्स की कस्टडी मेरे पास है। जैसे ए बी और सी में ए बंदा दिल्ली में रहता है, बी चेन्नई में रहता है, सी दुबई में रहता है। तीनों की एक कॉमन कार है, तीनों उस कार के मालिक है, और कार दिल्ली में किसके पास? ए के पास। तो ए उस गुड्स को बेचना चाहता है, ऐसे नहीं बेच सकता विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ओनर्स। वो बी से और सी से कंसेंट लेगा, पोजीशन उसके पास ऑलरेडी है, वो बेच सकता है। तो बेचते वक्त क्या वो अकेला ओनर था? लेकिन फिर भी वो सेल कर सकता है। बोलो ओके? कोई समस्या जी? दो पॉइंट मैंने आपको पढ़े। अभी हम पढ़ क्या रहे टॉपिक? हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पर जनरली कोई ओनर के बिना कोई और पर्सन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट उसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम। एक्सेप्शन में पॉइंट नंबर 1 है मर्केंटाइल एजेंट। एक्सेप्शन में पॉइंट नंबर 2 है सेल बाय वन ऑफ द को ओनर ऑब्लिक जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स। ओके। पॉइंट नंबर 3, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या आप में से किसी बच्चे को पता है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज क्या होता है? ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं वॉइडेबल में। हम वॉइड नहीं पढ़ रहे, वॉइडेबल पढ़ रहे हैं। बेटा ढंग से देखो, वॉइडेबल। वेरी नाइस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर जिससे उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था आज कैंसिल कर रहा है, तो किसी कारणवश कर रहा होगा। एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो,
यस प्लीज, सॉरी। तो बेटा मैं आपसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, तो सुन लो जरा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। दीपक पाठक ने, देखो एग्जांपल को ढंग से, दीपक पाठक ने श्रुति नाम की किसी लड़की से फ्रॉड करके एक गोल्ड चेन जो है वो ले ली। फ्रॉड करके, ये बात श्रुति को पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। श्रुति ने वो गोल्ड चेन जो है वो दीपक पाठक को दे दी। बाद में श्रुति को पता लगा कि यार मेरे साथ तो क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट श्रुति और दीपक के बीच में है, श्रुति को जब पता लगेगा मेरे साथ फ्रॉड हो गया, वो श्रुति उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकती है, कैंसिल करवा सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दो पार्टी होती है, एक पार्टी जो शरीफ पार्टी है जिसके साथ में गलत हुआ। तो इस ट्रांजेक्शन में गलत किसके साथ हुआ, श्रुति के साथ। तो इस श्रुति को मैं क्या नाम दूंगा, एग्रीव्ड पार्टी। एंड गलत किसने किया, दीपक पाठक ने, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफेंडेंट पार्टी। अब हुआ ऐसे कि श्रुति से गोल्ड चेन दीपक ने ली और किसी इनोसेंट निधि को सोल्ड कर दी। किसको सोल्ड कर दी, कोई इनोसेंट निधि नाम की लड़की को। उस निधि ने अंडर गुड फेथ फॉर वैल्यू, और वो इनोसेंट है, उसको नहीं पता कुछ कि आगे से फ्रॉड करके लाया, उसने खरीद लिया। तो ये जो दीपक एक्चुअली में फ्रॉड कर कर गोल्ड चेन लाया, उसने निधि को, मतलब दीपक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करके गोल्ड चेन लेकर आया, लेकिन वो अगले पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो माना जाएगा ये ट्रांसफर जो है वो वैलिड है, और निधि के ऊपर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो, ना निधि से तुम अपनी गोल्ड चेन वापस ले सकते हो। बट यहां श्रुति जो है वो दीपक के खिलाफ जो है कोर्ट में केस करेगी, वो अलग मैटर है, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में क्या दीपक ओनर था, लेकिन फिर भी दीपक ने निधि को ओनरशिप ट्रांसफर करी या नहीं, बोलो। अब आ गया टॉपिक समझ में। अब टॉपिक को ऊपर पढ़ता हूं। सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 29। क्लियर है जी, ऑल वेल। सेल बाय अ पर्सन, तो यहां पर सेल किसने किया, दीपक पाठक ने। और किसको सेल किया, निधि को। निधि इनोसेंट है, तो निधि को पता ही नहीं कि डीपी ये पीछे से जो है वो चोरी करके, फ्रॉड करके जो है लेकर आया है। तो यहां पर ये जो ट्रांजेक्शन दीपक और निधि के बीच में हुई है, इवन विदाउट ओनर, दीपक इज नॉट द ओनर, तभी भी ये वैलिड ट्रांजेक्शन है। क्लियर है। लेकिन इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं, दीपक और निधि, इनके बीच का वैलिड नहीं है। वो लड़की जो है श्रुति, इस पे लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो देखो यहां लिखा भी हुआ, ए बायर वुड एक्वायर ए गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू हिम by the seller who had obtained goods under a voidable contract, provided that the contract had not been cancelled under the time of। लेकिन अगर मान लो कि श्रुति ने दीपक से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा लिया है कोर्ट के थ्रू, एंड उसके बाद दीपक निधि को बेचता है, तब यहां पर निधि की गलती है, क्योंकि इसको पता होना चाहिए था, है ना जी। बट पहले तो पता ही नहीं चलेगा कि ये फ्रॉड करके आया है। बट जब मामला कोर्ट में जा चुका है तो पता लग चुका है ना, फिर आपने क्यों खरीदा। ऑल वेल, चलो अगला पॉइंट। सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कॉन्टिन्यूअस इन ए पोजीशन देयर ऑफ। अब जरा ध्यान से समझना, एक बात बताओ, मैंने आपको एक गुड्स सेल कर दिया, क्या कर दिया, मैंने आपको एक गुड्स सेल कर दिया। क्लियर है। और वो गुड्स की अभी ओनरशिप मैंने आपको नहीं दी, वो गुड्स मैंने आपको सेल कर दिया है, बट मैंने आपको उसकी ओनरशिप नहीं दी है। पहले बताओ ओनर कौन है,
थोड़ा बताओ बेटा, सिंपल है ना। अगर सेल हो चुकी है तो ओनरशिप किसके पास चली जाती है? बायर के पास। अच्छा, गुड्स की पोजीशन मेरे पास है, पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास। और सेलर ने ओनरशिप किसको ट्रांसफर कर दी है? बायर को। और जब सेलर ने ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी है, पोजीशन बोला कि दे दूंगा कल सुबह, एंड आज शाम को किसी और को बेच के आ गया। जिसने खरीदा वो इनोसेंट है, गुड फेथ में लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जिसने खरीदा, क्या उसकी कोई गलती है? बेचा उस बंदे ने जिसके पास ओनरशिप है, या नॉन ओनर ने? नॉन ने, क्योंकि सेलर के द्वारा ओनरशिप ऑलरेडी किसके पास जा चुकी है? देखो, इफ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू बी इन पोजीशन ऑफ देम, of document of title to them, he may sell them to a third party if such third person obtained the delivery thereof in good faith and without notice of previous sale, then उसके पास गुड टाइटल रहेगा। बोलो ओके है, ऑल वेल है। 4 पॉइंट हो गए। बहुत टिपिकल टॉपिक है ये वाला, और एग्जाम में आपके आने के चांसेस कहीं ज्यादा है ये टॉपिक। अगला है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम, कंडीशन सेम एज अबव। ये बिल्कुल सेम ऊपर वाली कंडीशन है। आगे देखना क्या हुआ, ये उल्टा है। ऊपर वाले पॉइंट में क्या हुआ, सेलर ने बायर को बेचा, ओनरशिप किसके पास है? बायर के पास, और सेलर पे कस्टडी है, और सेलर ने किसी इनोसेंट बंदे को फिर बेच दिया। तो सेलर नॉन ओनर है, फिर भी इनोसेंट बंदे को बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इनोसेंट बंदे के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस केस में उसका उल्टा कर दो। अब बताओ उसका उल्टा क्या हो सकता है? सेलर ने डिलीवरी कर दी है, ओनरशिप सेलर के पास है, गुड्स किसके पास है? बायर ओनर है या नॉन ओनर? और बायर ने किसी बायर 2 को, जो कि इनोसेंट था, गुड फेथ में उसने वो सेल कर दिया। तो क्या उस इनोसेंट पर्सन की कोई गलती? ऑल वेल, क्लियरिटी है? ठीक है। तो ये वाला कंडीशन सेम एज अबव, तो ये कंडीशन क्या है? सेम एज अबव, पूरे ऊपर वाली कंडीशन से ये मैच करती है। क्लियर है? अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल बाय स्टॉपल। किसी को पता है स्टॉपल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक आधा बच्चा पहले बैठा हुआ है तो उसको पता है। स्टॉपल वर्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, मतलब अब आप मना नहीं कर सकते। हिंदी में, प्योर हिंदी में, मना करने से रोकना, मना करने से रोकना, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग। एग्जाम्पल समझना अब जो मैं बताने जा रहा हूं। ये एग्जाम्पल मैं अक्सर बच्चों को देता हूं ताकि उनको इजीली समझ में आ जाता है। तो जैसे मान लो मेरी कोई शॉप है, ठीक है, कोई भी शॉप ले लेते, मोबाइल फोन की ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं। मेरी फोन की शॉप है और मैं मोबाइल फोन सेल करता हूं, और मेरा एक दोस्त जो है वो मुझसे मिलने आता है मेरी शॉप पर। तो जनरली जब किसी का दोस्त दुकान पर मिलने आए तो क्या किया जाए? उसको दुकान के अंदर बैठाएं या बाहर से ही रवाना कर दो? उसको हम दुकान के अंदर बैठा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इतने में कोई एक ग्राहक आ गया, उस ग्राहक से, मैं दुकान का मालिक हूं, मैं उससे डील करने लगा, बात कर रहा हूं, फोन वोन दिखा रहा हूं उसको। एक ग्राहक और आया, तो बताओ उस ग्राहक की तुम जगह तुम लोग होते तो तुम किसके पास जाते? मेरे पास या मेरे दोस्त के पास? दोस्त के पास। क्यों? तुम क्या सोचते वो बंदा कौन है? या तो वो दुकान का मालिक है, या एम्प्लॉय है, काम करता है। तुम्हें थोड़ी पता है वो मेरा दोस्त है, वो तो दुकान के अंदर बैठा है ना। मैं कहीं भी सामान लेने जाता हूं तो मैं उस खाली बंदे के पास जाऊंगा या जो बिजी है उसी को उंगली करूंगा आगे? खाली वाले के पास जाऊंगा। तो मेरा दोस्त जो है, मेरे जो ग्राहक आया, वो मेरे फ्रेंड के पास चला गया। क्या मेरा फ्रेंड गुड्स का ओनर है?
मेरा फ्रेंड उसको मोबाइल फोन बेचने लगा। मैंने बस एक बार देखा और मैं दोबारा से अपने ग्राहक से बिजी हो गया। मतलब क्या मैं इशारा नहीं कर रहा हूं, अलाउड नहीं कर रहा हूं कि यस तू बेच ले, अलाउड कर रहा हूं ना मैं। मेरा दोस्त अक्सर आता रहता है दुकान में, उसको पता है कैसे बेचना है, तो मैंने उसको अलाउड कर दिया चुपचाप रह के। यहां तक समझ में आया? मेरे दोस्त ने फोन बेच दिया, पैसे लिए गले में रख दिए, मेरे से हाथ मिलाया, बाय बाय बोला, चला गया। 2 दिन बाद वो फोन जो मेरे फ्रेंड ने बेचा था, उस फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो अब क्या मैं उस ग्राहक को ये बोलूं तूने मुझसे नहीं खरीदा था? क्या मैं ग्राहक को मना कर सकता हूं? क्योंकि मेरे ऊपर लग गया स्टॉपल, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, मना करने से रोकना, क्योंकि मेरा वो इशारा हाँ बोलना था, अब मना कैसे कर सकता है? चलो इन सब में से एक आंसर निकालो। क्या मेरा दोस्त मोबाइल का ओनर था? फिर भी उसने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। यही तो पढ़ रहे हो। आगे समझ क्लियर है? इसको पढ़ता हूं मैं। कहता वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट। ये स्टॉप्ड वो वाला नहीं है जो रोकने वाला है, स्टॉप्ड मतलब मना करने से रोकना। वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, द ट्रांसफरी विल गेट ए गुड टाइटल अगेंस्ट द ट्रू ओनर। When owner of the goods by his conduct make the buyer to believe that seller is his agent, then ownership is transferred to buyer. Owner cannot refuse that seller was his। मतलब मैंने अपने कंडक्ट से बायर को भी बोल दिया ना ये मेरा एजेंट है, मेरा दोस्त, तो अब फ्यूचर में मैं उसको मना नहीं कर सकता, कभी मना नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पूरा पढ़ना, एग्जाम्पल S sold mobile of M to B in the presence of M. Now B will get good title even though S is not owner of the mobile. क्लैरिटी है? ऑल वेल? अगला पॉइंट है मेरा, अभी हम वही टॉपिक कर रहे हैं कि सेल बाय नॉन ओनर, एक्सेप्शन कर रहे हैं हम जनरल कंसेप्ट का। जनरल कंसेप्ट क्या है? ओनली ओनर कैन ट्रांसफर द ओनरशिप, और हम उसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है सेल बाय अनपेड सेलर। अब भाई मेरे ये अनपेड सेलर कौन होता है? मैं आपको यूनिट नंबर 4, अगला ही यूनिट है जहां पर ये पूरा कवर, देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहां पर ऊपर यूनिट 4। ये टॉपिक हम लोग कवर करने जाएंगे कहां पर? यूनिट 4 में। जरा बता दूं क्या होता है नॉर्मल कंसेप्ट। आई एम द ओनर, आई हैव सोल्ड गुड्स टू यू एंड ऑल्सो ट्रांसफर्ड द ओनरशिप। मैंने आपको सामान बेचा और ओनरशिप भी मैंने आपको दे दिया, आप बायर हो गए, मैं सेलर हो गया। आपने मुझे कहा मैं आपको पेमेंट 1 महीने में दे दूंगा। आपने क्या बोला? मैं आपको पेमेंट कितने दिन में दे दूंगा? 1 महीना बीत गया लेकिन आपने मुझे पेमेंट नहीं दी। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं कौन सा सेलर बन गया? क्या मैं आपको, आपके उस गुड्स को अपने पास लियन कर सकता हूं? लियन समझते हो? अपने एक तरीके से अपने कस्टडी में ले लेना। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? तूने गुड्स ले लिया, ओनरशिप तेरे पास चली गई, पैसे तू दे नहीं रहा। क्या चिराग दिल्ली के गुंडा है क्या तू? तो आप इमेजिन, नॉर्मली सोचो ना, ऐसे तो फिर हर किसी से ऐसे ही करूंगा मैं। अरे लॉ का तुम फायदा उठा रहे हो। क्रेडिट सेल पे अगर तुमने कोई सामान लिया है, वादा करा है, तो तुम पेमेंट दोगे या नहीं दोगे? तो यूनिट 4 तुम्हें अधिकार देता है कि तुम उसका सामान रिटेन कर सकते हो अगर तुम्हें तुम्हारी पेमेंट नहीं मिली तो सामान रिटेन करके वो बंदा क्या करेगा? सेलर सामान का क्या करेगा? सामान अपने पास रिटेन करके क्या करेगा? लेकिन क्या वो उसका मालिक है? मालिक कौन है? बायर।
तो ये आ गया सेल बाय अनपेड सेलर। इसकी पूरी डिटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरी डिटेल हम लोग कहां करेंगे, यूनिट नंबर 3 के अंदर। ऑल वेल, यूनिट 3, सॉरी यूनिट 4, यूनिट 3 तो अभी कर रहे हैं हम। ऑल वेल, अब अगला पॉइंट है सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनना, जो किसी और एक्ट ने दिए हुए। एक बात बताओ, अगर आज मैं इंसॉल्वेंट हो जाता हूं तो क्या होगा, पहले बताओ, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कैसे होऊंगा मैं, कोर्ट से। तो कोर्ट मुझे जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा तो कोर्ट अपने पास से एक पर्सन भेजता है, कौन, लिक्विडेटर। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद मेरी सारी एसेट्स को बेचा जाएगा और मेरी सारी लाइबिलिटी को लिक्विडेटर ही चुकाएगा। तो जब मेरी एसेट्स को लिक्विडेटर बेच रहा है, उस पे बेचने का अधिकार कोर्ट ने दिया है, क्या वो मालिक है, मालिक कौन है, मालिक तो मैं हूं ना, इंसॉल्वेंट पर्सन, और उस इंसॉल्वेंट पर्सन की एसेट्स को आप बेच रहे हो। यू आर नॉट ट्रू ओनर बट यू आर ऑथराइज्ड पर्सन। तो ये बाय लॉ में बता रखा है। तो एक लिक्विडेटर सामान बेच सकता है इवन वो मालिक नहीं हो, पहली बात ओके। दूसरी बात, आप परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हो किससे, फ्रॉम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मेरे को कोई खोया हुआ सामान मिला, मैंने पूरा ढूंढा, मेरे को बंदा ही नहीं मिल रहा उसका ओनर, तो अब उस खोए हुए सामान का क्या करूं, बेच दूंगा। क्या मैं उस खोए हुए सामान का मालिक हूं। A sale by pawnee can convey a good title to the buyer. Who is pawnee? सुनना, पौनी क्या होता है, तू भूल गया, एक बार मैंने तुझसे उधार लिए थे, याद नहीं है, अभी याद दिलाता। मैं, बेटा तेरा नाम क्या है, अलका। मैंने क्या किया, मैंने अलका से 20,000 का लोन लिया। मान लो अलका इज ए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या सीएम में अलका, ठीक है। अलका पे डिग्री आ चुकी है, प्रोफेशनल, पैसा बहुत है, और मेरा काम धंधा चल नहीं रहा। मैंने कहा अलका यार मेरे को 20,000 दे दे भाई उधार। अलका ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, दे दूंगी, लेकिन कुछ है गिरवी रखने को, कुछ है गिरवी रखने को। तो यार गिरवी रखने को तो मेरे पास ये था, मैंने ये गिरवी रखी गोल्ड की रिंग और 20,000 ले लिए। तो बेटा जब कोई बंदा गिरवी रखता है तो उसको कहते हैं पॉनर, एंड जिसके पास गिरवी रखा है उसे कहते हैं पौनी। जिसने रखा है उसे क्या बोलेंगे, पॉनर, जिसके पास रखा है उसे क्या बोलेंगे, पौनी। अब मान लो मैंने गिरवी रखने के बाद पेमेंट अलका को नहीं करी, बताओ क्या गिरवी रखते वक्त मैंने अलका को इस रिंग की ओनरशिप दी थी, नहीं ना, ओनर तो मैं ही हूं। लेकिन मैंने उसको ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करी, ये इंतजार कर रही है, मैं फिर भी पैसे लेके नहीं पहुंचा। तो क्या पौनी मतलब वो जिसने गिरवी रखा हुआ है, अब वो उस गुड्स को बेच सकती है या नहीं, बोलो आया ना, यस बेच सकती है। क्या वो ओनर है, आ गया ना। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि एक पौनी जिसके पास कुछ गिरवी रखा हुआ है, अगर उसको पॉनर ने यानी कि प्लेजर ने जिसने गिरवी रखा है वो पेमेंट नहीं करता है, देन वो क्या कर सकता है, फिर वो आगे सेल कर सकता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल वेल है, क्लैरिटी है। तो चलो जी, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो किया है। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। बेटा इस पे लिख लेना, इंपॉर्टेंट, आप सभी ये शेयर कर दिए मैंने, 3 भी तो करा हुआ है, और अगर करा हो मैंने तो फिर मैंने सितंबर वाले टाइम में बैच में कर दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को यूनिट 3 सेंड कर देता हूँ। ऑल वेल, 2 भी दोनों भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ, ठीक है। ऑल वेल।
ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।